हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे थे, जिसके हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं कि इसमें क्या दिया गया है। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4। इसमें दिया गया है वायु, मतलब एयर। 7th क्लास की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। बिल्कुल, अगर वायुमंडल ही ना होगा तो हम मनुष्य या कोई भी पशु पक्षी इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना वायुमंडल के। तो अब पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की घनी चादर घिरी हो उसे कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। बिल्कुल वायुमंडल पर निर्भर है। अगर वायुमंडल ही ना होगा तो हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, हम सांस नहीं ले पाएंगे। और जो सूर्य की हानिकारक किरणें हम आती हैं उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत कम होता है। अगर वायुमंडल ना हो तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा, यानी सन की हीट से हम जल सकते हैं, झुलस सकते हैं। और जो रात के समय ठंडी या हवा चलती है उसकी वजह से या उससे हम जम सकते हैं। तापमान टेम्परेचर एकदम लो चला जाता है तो जम सकते हैं। तो इसलिए एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि सुरक्षा किए चादर ना हो तो हम दिन में सूर्य की किरणों से जल सकते हैं और रात में ठंड में जम सकते हैं। तो ये है वह वायु राशि है जिसे तापमान को रहने योग्य बनाती है, यानी टेम्परेचर को बैलेंस करके रखती है, वह वायुमंडल है। आगे इसमें बॉक्स में दिया गया है डू यू नो के बॉक्स। ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप सबको पता होगा कि इन बॉक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। सो इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। अब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के अभाव में, इसके अभाव में क्या पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना इम्पॉसिबल है। परंतु जो कारखानों में और कारों के धुआं जो निकलता है वो एटमॉस्फेयर वायुमंडल में फैलता है, जिसके कारण क्या ऊष्मा के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता रहता है, और जिसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो ठंडे प्रदेश हैं, हमारे यहाँ इतनी ठंडी नहीं होती तो इतना वो नहीं होता, लेकिन जहाँ ठंडी प्रदेश है वहाँ पर बर्फ़ जो जमी होती है वो बर्फ़ पिघलने लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जल स्तर में वृद्धि होती है। और तटीय जो क्षेत्र है ना, वहाँ बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, उन्हें बहुत इससे हानि पहुँचती है, और दीर्घ अवधि तक इसके कारण जलवायु में क्या परिवर्तन हो सकता है, जिससे क्या पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। तो ये इसका दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम इसका होता है। अभी दिए गए हैं वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसमें कहा गया है कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो गैसों का मिश्रण है। बिल्कुल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी गैस हैं दो जो कि वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बना हुआ है। पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा देखें तो इन दो गैसों का ही है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन गैस का ही है। पूरे पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद में ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का ओनली 21% ही ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में है। कोरोना के टाइम आप सबने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऑक्सीजन बहुत कम % ऑक्सीजन का है।
इसको भी हम बचा के रख सकते हैं अगर हम हरे पेड़ पौधे लगाएं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखें, क्योंकि एनवायरनमेंट शुद्ध रहेगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा रहेगा। तो कार्बन, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे बड़ा भाग है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, पर पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं, जैसे कि ये दिए गए हैं, धूल के कण मौजूद होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब दिया गया है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। बिल्कुल हमने देखा 78% नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन। तो देखिए परसेंटेज भी आप याद रखिएगा कि सब ये क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। उसके बाद में ये एक सीक्वेंस में जमाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का आता है, देन आफ्टर ऑर्गन, अन्य गैसें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और 0.04% और अन्य गैसें आती हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब हम सांस लेते हैं तब क्या फेफड़ों में हम नाइट्रोजन को भी ले जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी फैली हुई है और जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, ले लेते हैं लेकिन वापस निकाल देते हैं। परंतु जो पौधे होते हैं वो अपने जीने के लिए नाइट्रोजन की उनको आवश्यकता होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन क्या डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। वो किस तरीके से लेते हैं कि मृदा या फिर कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उनका स्वरूप बदलकर उनको चेंज करके पौधों को वो है प्रयोग में लेते हैं। अब क्या है, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। बिल्कुल कितनी परसेंट है ऑक्सीजन, अभी हमने देखा 21% ऑक्सीजन का वायुमंडल में है। तो ऑक्सीजन है, मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल मनुष्य और पशु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मनुष्य और पशुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? वो मिलेगा हरे पादपों के कारण। जब वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, उससे वो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और वो मनुष्य और पशुओं तक पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो हरे पादपों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। आपको अभी बताया कि वृक्ष लगाएंगे तभी ऑक्सीजन बैलेंस रहेगा, तभी हमें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्राप्त होगी, क्योंकि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिलती है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखी थी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में वायुमंडल में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण, हरे पादप अपना भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल हरे पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए जीवित रहने के लिए और मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बाहर निकालता है, तो हरे पादप उसे ले लेते हैं और हरे पादप हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग वो भोजन के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन वापस दे देते हैं। ये इसमें कहा गया है। मनुष्य को और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अभी आपको बताया कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और पौधों से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे है, मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन क्या बना रहता है, बैलेंस रहता है एकदम गैसों का ये। परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल वाले ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पोल्यूशन अधिक होगा तो ऑक्सीजन की जो शुद्धता है वो भी कम होगी। तो ये वायुमंडल के में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है, जो बहुत हानिकारक है। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अब इसमें बॉक्स में दिया गया है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, गर्म वायु फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। गर्म वायु होती है वो चारों तरफ फैलेगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी और ऊपर जाकर ठंडी वायु में सघन हो और भारी हो जाती है।
इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु जो होती है वो जो खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है, उसके भरने के लिए वहां आ जाती है और ये वायु चक्र चलता रहता है कि ठंडी ऊपर गर्म वायु हल्के होकर ऊपर उठेगी, ठंडी वायु का जो जगह खाली है उसमें जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। तो ये वायु चक्र एनवायरनमेंट का चलता रहता है। अभी आगे इसमें दिया गया है कि वायुमंडल की संरचना किस तरीके से होती है। वायुमंडल किन किन संरचनाओं से, किन परतों से बना है, तो देख लेते हैं। हमारा वायुमंडल मुख्यतः 5 परतों में विभाजित है। 5 परत कौन कौन सी है? पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है 5 परतें कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, कितनी परतें हैं, कौन कौन सी हैं, और इनके देखें इंग्लिश नाम भी आपको याद रखने होंगे। क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मीजोस्फीयर और मध्य मंडल बाह्य मंडल थर्मोस्फीयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। तो ये 5 आपको याद रखने हैं। 5 कौन कौन सी है। अब इनमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बहुत याद रही। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिया गया है क्षोभ मंडल यानी कि कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर। तो इसमें क्या घटनाएं घटित होती हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट है? यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के लगभग है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। बिल्कुल मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो घटित होती हैं, जैसे कि वर्षा आना, कोहरा छाना, ओलावृष्टि होना, ये सभी घटनाएं कौन सी वायुमंडल की परत में घटित होती हैं? तो ये घटती हैं क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फीयर में। इसके आगे आता है समताप मंडल। अब समताप मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, क्या होता है? मतलब स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। इसमें क्या होता है? इसमें तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। बिल्कुल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। पहले देखिए, आप डायग्राम में देख लीजिए। ये नीचे क्षोभ मंडल आ गई आपकी क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में हमने अभी देखा कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में होगी। क्षोभ मंडल के थोड़ा ऊपर अगर देखें तो इसकी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में देखें तो क्षोभ सीमा बनाती है, क्षोभ सीमा है, उसे बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो ये क्षोभ सीमा। अभी समताप मंडल हम पढ़ रहे हैं, ये समताप मंडल है। इसकी औसत अगर देखिए कितने किलोमीटर तक ऊंचाई है, तो इसकी 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है। ये क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर है क्षोभ मंडल। अब इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, तो देखिए एक तो इसमें ओजोन लेयर है समताप मंडल में। एक ये हवाई जहाज यानी उसको उड़ाने के लिए एकदम अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग समताप मंडल जो भाग है वो समताप मंडल है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त रहता है, यानी यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। वो घटनाएं सब होती हैं क्षोभ मंडल में। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ ये परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए एकदम कंफर्ट होता है, आदर्श होती हैं। यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो हवाई जहाज के लिए, एरोप्लेन्स के उड़ाए जाने के लिए आदर्श मौसम होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ओजोन गैस की परत कौन से मंडल में, कौन से वायुमंडल की परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ये परत जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, ओजोन गैस। आगे दिया गया है मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या है? ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के बिल्कुल ठीक ऊपर है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। ये है लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। कौन सी? मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। अब इसमें क्या है कि इसकी विशेषता क्या है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो भी उल्कापिंड्स हैं, उल्कापिंड्स इट मीन्स मीटियोरॉइड्स जो होते हैं वो इस लेयर में आकर के
इसमें प्रवेश करते हैं और फिर इस परत में आने पर वो जल जाते हैं। मतलब मीटेरोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, यानी स्पेस में आने प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड है वो इस परत में आकर जल जाते हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अभी आगे दी गई है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल मतलब थर्मोस्फेयर। इसमें यह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वायुमंडल की कौन सी परत में ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है, तो वो बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर में ये आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब आयन मंडल कौन सी परत का भाग है, तो वो है बाह्य वायुमंडल का। और ओजोन अगर गैस पूछे तो कौन सी परत का भाग है, समताप मंडल का। इससे क्या होता है, रेडियो संचार जो होता है, हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, वो सभी इस परत के कारण ही संभव हो पाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर देती हैं। यानी हम टीवी में जो भी सीरियल देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं तो ये इस परत में जाता है, वहाँ से टकराकर वापस रेडिएट हमारे तक पहुँचता है और तब वो टीवी में आ पाता है। तो ये कौन सी परत के कारण संभव हो पाता है, बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फेयर के कारण। आगे नेक्स्ट लेयर है इसकी बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। इसमें क्या दिया गया है कि वायुमंडल की ये सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल बोलते हैं। ये वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे कि हीलियम हुई, हाइड्रोजन, ये यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें कौन सी परत में पाई जाती हैं, तो वो बहिर्मंडल के अंदर पाई जाती हैं। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। हमने समताप मंडल देखा कि ये एरोप्लेन्स के लिए बहुत उपयोगी है, एरोप्लेन्स यहाँ उड़ाए जा सकते हैं। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में है समताप सीमा यानी कि मेसोपोज। तो ये समताप सीमा है। फिर उसके बाद में मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल में क्या हमने देखा था, मध्य मंडल में देखा था कि जो मीटेरोइड्स है वो यहाँ प्रवेश करके यानी इस परत में आने पर वो जल जाते हैं। तो ये 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई बताई गई है किसकी, मीजोस्फेयर की। ये समताप सीमा स्ट्रेटोपोज हमने देखी। फिर मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच में कौन सी है, मेसोपोज है। तो ये इसकी विशेषता है किसकी, मध्य मंडल की। उसके ऊपर आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल हमने देखा थर्मोस्फेयर में क्या था कि इसका ऊंचाई के साथ हम जाएंगे तो तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। और एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें आयनोस्फेयर यानी मध्य आयन मंडल इस परत का एक भाग है। और इसकी अगर ऊंचाई किलोमीटर इसकी पूछे कितने हैं, तो इस 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और जो इसमें एक और विशेषता इसकी है कि रेडियो जो संचार होता है यानी रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होती हैं। ये मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर की विशेषता है। अब मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर की विशेषता है। अब थर्मोस्फेयर के ऊपर कौन सा आता है, इसमें आता है एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर की विशेषता हमने देखी थी कि इसमें हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ये सबसे ऊपर की परत है कौन सी, बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। तो आई होप आपको ये सब लेयर समझ में आ गई होंगी अर्थ की, एटमॉस्फेयर की लेयर। अभी आगे हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है मौसम एवं जलवायु। अब मौसम और जलवायु क्या होता है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि हम किस तरीके से मौसम कभी साफ रहता है, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है। तो ये सब इसमें कहा गया है। पर ये देखिए दीर्घ काल तक किसी स्थान का औसत जो मौसम होता है ना, वो वहाँ की जलवायु बताता है। मतलब काफ़ी लंबे समय तक किसी जगह का एनवायरनमेंट एक जैसा रहता है यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो वो वहाँ का जलवायु कहलाती है। यानी कभी मौसम कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये जलवायु पर निर्भर होता है। आगे इसमें दिया गया है कि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की जो ऊर्जा है वो 2 अरबवें भाग का सिर्फ यानी 2 अरबवां भाग है, उसका सिर्फ 1% भाग ही प्राप्त करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें दिया गया है टेम्परेचर, तापमान। तो देखिए तापमान का अनुभव हम दिन प्रतिदिन तापमान हम देखते हैं, कभी गर्म होता है, कभी हाई टेम्परेचर, कभी लो टेम्परेचर। तो वायुमंडल
तापमान वायुमंडल का तापमान होता है, अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं, यानी कभी ताप कभी शीतलता, इसके परिणाम जो भी होता है वो तापमान कहलाता है, यानी एटमॉस्फेयर कहलाता है, सॉरी टेम्परेचर कहलाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार, बिल्कुल ऋतुओं के अनुसार चेंज होता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु होती है वो गर्म होती है, बिल्कुल शीत ऋतु ठंडी होगी लेकिन ग्रीष्म ऋतु गर्म होगी। आगे इसमें दिया गया है, यानी आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन यानी इंसुलेशन एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो कहलाती है आतपन, यानी इंसुलेशन कहलाती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इंसुलेशन होता है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाएंगे, ये अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, और इससे हम ऊपर अर्थ ये पोलर्स की तरफ जाएंगे तो ये क्या होता है, इसमें तापमान घटता है ऊपर की ओर, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो देखिए इधर इस डायग्राम में ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है तापमापी। तापमापी मतलब थर्मामीटर जो हम यूज़ करते हैं, हमें फीवर हो जाता है तो हम जिसका यूज़ करते हैं तापमापी, यानी तापमान मापता है, तापमापी यंत्र यानी थर्मामीटर। फिर दिया गया है वायुदाब मापी, यानी वायुदाब को मेज़र किया जाता है, वायुदाब मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से। तो ये देखिए इंग्लिश टर्म भी आप याद रखिएगा, इसे ये क्या है, थर्मामीटर, ये क्या है, बैरोमीटर यानी वायुदाब मापी यंत्र जिसे वायुदाब मापा जाता है। फिर है वर्षा मापी यंत्र, वर्षा मापी यंत्र यानी रेन गेज, ये वर्षा मापी यंत्र जिसे वर्षा मापी जाती है। फिर वात दिग्दर्शी, देखिए हिंदी थोड़ी सी इसमें कठिन होती है, अगर आप इनके इंग्लिश टर्म याद करेंगे तो वो ईजी लगेंगे हमें। तो ये विंड वेन होती है, वात दिग्दर्शी यानी पवन की दिशा का पता लगाने के लिए कि किधर से विंड अच्छी ब्लो हो रही है, किधर से हवा तेज चल रही है, तो ये वात दिग्दर्शी यानी कि विंड वेन इसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें दिया गया है इसमें बॉक्स में कि डू यू नो के बॉक्स में कि तापमान को मापने की एक मानक इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है, कि तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये आप सबको पता होगा कि फीवर होता है तो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, और थर्मामीटर में अगर हम देखें तो इसमें डिग्री सेल्सियस भी आता है। थर्मामीटर को क्या होता है, जब हमारा शरीर का औसत तापमान होता है उसको हम दो तरीके से नापते हैं। तापमान एक तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, देखिए एफ लिखा हुआ आता है थर्मामीटर में, हम देखते हैं एक फ़ारेनहाइट में एक सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो नॉर्मल जो ह्यूमंस बीइंग होते हैं उनका टेम्परेचर 97 डिग्री 5 हो सकता है, 5 फ़ारेनहाइट इसका नॉर्मल टेम्परेचर। अगर सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में देखिए 36.4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, किसका, सेल्सियस में अगर मेजर करें नॉर्मल ह्यूमंस की, जिससे कि फीवर नहीं होता है। और अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो फीवर माना जाता है। तो इस डायग्राम में यही दिया गया है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बिल्कुल जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 पर वो बहुत उबलने लगता है। तो ये इसकी मापक है, इसकी कि किस तरीके से मेज़र किया जाता है। 0 डिग्री अगर जहाँ का टेम्परेचर होगा तो वो एकदम जमने वाली स्थिति होती है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो उबलता है। तो ये देखिएगा। आगे इसमें दिया गया है कि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है, और यह इतनी गर्म हो जाएगी, बढ़ता जा रहा है, किस वजह से, कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी अगर इतना तेज़ टेम्परेचर होगा। तो गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान ज़्यादा तेज होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट की जो यानी जो डामर की हम देखें जो सड़कें बनी हुई रहती है कंक्रीट, वो एकदम पिघलने लगते हैं, और रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है, यानी रात में ठंडे हो जाते हैं।
नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिसके कारण नगरों का तापमान बढ़ जाता है। बिल्कुल गांवों में खुली जगह होती है तो बैलेंस रहता है, लेकिन नगरों में जो ऊंचे ऊंचे भवन है उनके कारण वायु रुक जाती है, जिससे नगरों का टेम्परेचर है वो बढ़ा रहता है। आगे दिया गया है वायु दाब यानी एयर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। बिल्कुल लगाती है, पर हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का जो दाब है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं में, इधर से भी, इधर से भी, इधर से चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से हमारे शरीर पर लगता है, जिससे ये विपरीत बल लगाता है, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि वायु हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। फिर है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है। वायु दाब इम्पोर्टेंट है कि वायु दाब क्या होता है, क्या कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो लगाया गया बल है, लगाया गया दाब है, वही वायु दाब है। हमने अभी देखा था कि वायु दाब मापी यंत्र अगर पूछें तो क्या होगा। हमने अभी देखा था, आप सबको याद है, बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुदाब मापी यंत्र था जिससे वायुदाब को मापा जाता है। अभी आगे दिया गया है वायुदाब किसे कहते हैं, देखा हमने। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वायु दाब नीचे जाने पे गिरता है या ऊपर जाने पे। तो देखिए, वायुमंडल में हम जो जो ऊपर जाएंगे, जैसे नीचे कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जो जो लेयर में हम जाएंगे तो टेम्परेचर वायु दाब बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यही इसमें कहा कि ऊंचाई के साथ जाने पर वायु दाब तेजी से गिरता है, तापमान बढ़ता है, वायु दाब गिरता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सी लेवल पे एकदम कम वायु दाब रहता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो उसका वितरण है वो वहाँ पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है कि वायु अगर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा, और वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। अभी हमने पीछे देखा था कि गर्म वायु ऊपर उठेगी हल्की होकर। तो यही है कि तापमान वाले क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वायु गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी और निम्न दाब क्षेत्र बना लेती है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बादल युक्त आकाश और मौसम के साथ क्या जुड़ा रहता है, कब मौसम आकाश व नम होगा। तो जहाँ निम्न दाब होगा, निम्न वायुदाब होगा, वहाँ मौसम साफ रहेगा। आगे क्या है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। ऑब्वियसली जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ वायु ठंडी होगी, और जहाँ टेम्परेचर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वायु गर्म होगी। इसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है। ये भारी वायु निम्नजनित होकर, यानी कि जो हैवी एयर होती है वो शिंक्स इन क्रिएट है हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर को बना देती है। तो उच्च दाब के कारण ये स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। जब दाब उच्च होगा तो जो आकाश है वो एकदम स्वच्छ होगा, साफ होगा। लेकिन नम और वो देखें बादल युक्त आकाश कहाँ होगा, जहाँ पर वायुदाब निम्न होगा वहाँ आकाश नम होगा और बादल छाए हुए रहेंगे। लेकिन जहाँ टेम्परेचर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ आकाश स्वच्छ रहेगा। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ निम्न दाब होगा वहाँ बादल होंगे, आकाश नम होगा, और ये जहाँ हाई एयर प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा, वहाँ क्या होगा, स्वच्छ आकाश होगा। तो देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलेगी। जहाँ किधर चलेगी वायु, जहाँ उच्च दाब है, इधर उच्च दाब है और इधर निम्न दाब है, तो वायु यहाँ से यहाँ की ओर चलेगी, ना कि निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ। हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु चलेगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु किधर से किधर चलेगी, कौन से दाब से कौन से दाब की तरफ,
उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु चलेगी। आगे इसमें दिया गया है पवन, मतलब विंड। तो विंड क्या होती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। बिल्कुल, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु गति करेगी वही पवन कहलाती है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी पवन धीरे बहती है तो कभी महीन धूल या धुएं जो होती है उनको उड़ाकर देख सकते हैं हम कि पवन किस तरीके से काम करती है। कभी कभी पवन तेज होती है, इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। कभी आपने सबने देखा होगा कि बहुत तेज हवा चल रही है और हम चलते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, हम चल नहीं पाते हैं। तो ये विपरीत दिशा में हमें चलना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत अनुभव किया कि तेज पवन में छाता चलना भी आसान नहीं होता। तो ये सब इसके हैं। अब देखिए, ये हमने डायग्राम ये देखते हैं बॉक्स में क्या दिया गया है कि आप जानते हैं चांद पर वायु बिल्कुल नहीं है। यहाँ वायुदाब भी नहीं होता, वायु नहीं होगी तो वायुदाब भी नहीं होगा, एयर प्रेशर नहीं होगा। यहाँ जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्या होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब चांद पर जाते हैं तो एक विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक यानी कि स्पेशल एयर सूट वो पहन कर जाते हैं। यदि वो अंतरिक्ष पोशाक ना पहने, एयर सूट, वो स्पेशल जो एयर सूट होता है उसको ना पहने, तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा जो विपरीत बल लगाएगा, विपरीत बल उनके ऊपर लगेगा, उनसे क्या होता है, उनकी जो रक्त शिराएं हैं यानी ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकती हैं और इससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, यानी उन्हें वो एकदम ब्लड उनमें बहने लग जाएगा। विपरीत अगर उनमें वो एयर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो देखिए एयर प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ दिया गया है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। इट मीन्स विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। इट मीन्स जैसे कि आप अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन यानी वेस्ट से जो पवन चलती है, विंड चलती है, उसे वेस्टर्ली बोलते हैं। तो ये उसके आने की दिशा के आधार पर उसका नाम का निर्धारण होता है। ये पवन है। आगे इसमें दिया गया है कि पवन कितने तरीके की होती हैं। तो पवन मोस्टली इसमें 3 तरीके की बताई गई हैं, यानी 3 प्रकार से मुख्य रूप से पवनों को विभाजित किया गया है। जिसमें फर्स्ट है स्थायी पवनें यानी कि परमानेंट विंड। ये व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, यानी परमानेंट विंड्स होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं। दूसरी है मौसमी पवनें यानी सीजनल विंड जो होती हैं, जो मौसम ऋतु के अनुसार बदलती हैं। जैसे कि भारत में मानसूनी जो पवनें चलती हैं वो मौसमी पवनें हैं। फिर है स्थायी पवनें यानी लोकल विंड जो होती हैं, लोकल विंड्स जो होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे कि हम स्थल समीर, जल समीर, स्थल समीर, समुद्र समीर देखते हैं। तो एक स्पेशल अगर स्थानीय पवन देखें तो हम उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भारत में एक स्पेशल विंड होती है, स्थानीय पवन होती है। कौन सी? लू। आप सबने सुना होगा लू। तो ये एक स्थानीय पवन है। अभी यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में ये मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे वायुदाब और उसकी पेटियाँ दी गई हैं। तो देखिए बीच में हम ये देख रहे हैं भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा में निम्न दाब बना हुआ है, इसे डोलड्रम पेटी भी बोलते हैं। फिर इसके अगर उत्तर में जाएं तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हमने देखे स्थायी पवनें हैं। उसके ऊपर अगर हम जाए तो उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश भी इसे बोलते हैं। ये भी देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, हॉर्स अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। फिर है उपोष्ण उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश, हमने व्यापारिक पवनों के ऊपर देखा। उसके ऊपर सनातनी पवनें यानी प्रिविलेज वेस्टर्लीज इसमें चलती हैं। फिर अगर उससे ऊपर देखें तो दो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, यानी यहाँ पर अगर एयर प्रेशर देखें तो निम्न दाब होता है, यानी सब पोलर लो प्रेशर, ये बेल्ट है। फिर उसके ऊपर है ध्रुवीय पूर्वी पवनें यानी पोलर ईस्टर्लीज। और सबसे ऊपर अगर देखें तो उच्च दाब क्षेत्र, पोलर्स पे एकदम उच्च दाब रहता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल लो रहता है, इसलिए हाई प्रेशर यहाँ बना रहता है। ऐसे ही ये उत्तर की तरफ थी, ऐसे ये दक्षिण की तरफ है, यानी साउथ में है। तो इधर भी अगर देखें तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी हॉर्स लैटिट्यूड, फिर प्रेवलिंग वेस्टर्ली
और फिर ध्रुवीय पूर्वी पने यानी पोलर ईस्टर्ली, और फिर हाई प्रेशर कहाँ पर, ध्रुव पे, पोलर पे। तो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। आगे इसमें दिया गया है चक्रवात। अभी देखिए साइक्लोन, चक्रवात क्या होता है ये आप सबको पता होगा, चक्रवात कितना भारी होता है। इसमें दिया गया कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर जो उड़ीसा है वो बंगाल की खाड़ी जो से उठने वाली चक्रवात का खतरा बना रहता है। उड़ीसा में बहुत चक्रवात आते हैं, साइक्लोन बहुत आता है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल टच जुड़ा हुआ है। यहाँ 17 से 18 अक्टूबर 1999 में राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, जिससे महाचक्रवात की संज्ञा दी और ये बहुत बड़े भाग पे तबाही फैलाया था। तो ये इसमें दिया गया है चक्रवात से के बारे में। फिर है कि देखिए 25 अक्टूबर 1999 को जो पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी है वहां अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे ये पश्चिमी दिशा में बढ़ा, गहन होकर महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 उड़ीसा में इरेसामा बालीकुड़ा के बीच क्षेत्र में ये प्रभावित हुआ। इसके बाद महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था, जिसमें कि 130 लाख लोग इससे प्रभावित हुआ था। तो देखिए 130 लाख लोग मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या, आप मान सकते हैं इसको कि ये कितना भयानक होगा। अभी आगे दी गई है आर्द्रता। तो देखिए आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, आर्द्रता क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। अब ये किस तरीके से होता है कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, हम देखते हैं कभी चिपचिपा सा मौसम रहता है, यानी ना गर्मी ना सर्दी, एकदम चिपचिपाहट रहती है, यानी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो ये क्या होता है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसकी वजह से ये आर्द्र मौसम, आर्द्र दिन बना रहता है, चिपचिपाहट का सा मौसम बना रहता है, जिसे वायु गर्म हो जाती है और जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। यानी गर्म वायु होगी तो जलवाष्प करने की मात्रा, धारण करने की क्षमता उसमें बढ़ेगी और इस प्रकार और अधिक आर्द्र हो जाती है और अधिक उसमें मॉइस्चर हो जाता है। आर्द्र दिन में हम कपड़े देखें, हम कपड़े सुखाएंगे वो नहीं सूख पाएंगे, क्योंकि मौसम एकदम चिपचिपा यानी ह्यूमिडिटी से भरा हुआ आर्द्र मौसम रहता है, जिसमें कपड़े सूखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, नहीं सूख पाते हैं। शरीर में जो पसीना होता है वो भी नहीं सूख पाता है, जिससे हमें अच्छा फील नहीं होता। यही क्या है, यही आर्द्रता है, यही मॉइस्चर है, यही ह्यूमिडिटी है। और जब ये क्या होता है, जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बन जाती हैं। ऊपर उठकर जो जल की जलवाष्प है वो क्या बूंदों में बदलने लग जाता है। ठंडा होगा तो ठंडा होगा, बूंदों में बदलेगा और उन बूंदों के कारण ही क्या होता है, बादल, जल बूंदों का एक समूह बन जाता है और जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती। इसकी वजह से वर्षण के रूप में यानी बारिश के रूप में नीचे आने लगती है। तो देखिए बारिश किस तरीके से होती है आप समझ गए होंगे। अभी क्या है, आकाश में उड़ते हुए जो हवाई जहाज, आपने जेट हवाई जहाज आपने देखे होंगे, इसके पीछे जो सफ़ेद पट्टी हम बोलते हैं कि एक पाथ बन रहा है, उसके पीछे एरोप्लेन के पीछे वाइट कलर का, आप सबने देखा होगा। वो बनता है, वो किस वजह से बनता है, वो बनता है कि इंजन से जो नमी निकलती है संघनित हो जाती है और जब वायु गतिमान न रहने की स्थिति में वह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देने लग जाती है कि जब वो उड़ती है तो वो नमी एक पथ बनकर, एक रास्ता बनकर उसके रूप में दिखाई देने लगती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण ही क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। अभी हमने देखा कि वर्षण किस तरीके से होता है, तो ये वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। बिल्कुल हम लोग हर किसी भी काम में अगर जल लेते हैं तो ज़्यादातर मोस्टली अगर जल देखें तो हमें वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में हमारी मदद करते हैं, जबकि जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काट देते हैं, जहाँ अगर हम देखें पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पेड़ों को काट दिया जाता है, पेड़ों का संरक्षण नहीं किया जाता है, तो वहाँ जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, जिससे जो पहाड़ी क्षेत्र के निचले वाला इलाका है वहाँ बाढ़ आने का कारण यह बनता है। इसके आधार पर वर्षा में 3 प्रकार होती हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो देखिए आप डायग्राम में हम देख सकते हैं। चक्रवाती वर्षा देखें तो ये ठंडी वायु इधर से आई, पहले गर्म वायु ऊपर उठी, ऊपर उठे के संघनित हुई, ठंडी वायु ने उसकी जगह ली और चक्रवाती वर्षा होने लगी।
फिर अगर देखें तो ये है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा ऐसे इधर अगर देखें तो ठंडी, इधर आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु ऊपर उठेगी, संघनित होगी और यहाँ आकर ये इसमें मिल जाती है, तो ये पर्वतीय वर्षा, यानी एक तरफ सूखा रहता है पर्वत के, एक तरफ बारिश होती है, ये पर्वतीय वर्षा। और उसके नीचे अगर देखें संवहनी वर्षा, यानी कि गर्म वायु और ठंडी वायु आपस में मिलकर ऊपर संघनित होती है और सारे क्षेत्र में वर्षा करती है, तो ये संवहनी वर्षा है। तो ये इसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि या ओला होते हैं। तो वर्षण का अगर दूसरा रूप देखें तो हिम होता है, आइस हो सकती है, यानी ओला हो सकता है। पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी, सूखा पड़ जाता है। इसके विपरीत वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। दोनों ही तरह से प्रॉब्लम है, कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अधिक होगी तो बाढ़ आगी। तो एक नॉर्मल रेंज में कम, यानी जितनी जरूरत हो उतनी बारिश तो संभव नहीं है। संभव है अगर हम एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें, हरे पेड़ पौधे लगाएं, तो एनवायरनमेंट अच्छा से मतलब जो अपनी क्रियाएं या प्रक्रियाएं चलती हैं वो चलती रहेंगी, जिससे ना बाढ़ आएगी ना सूखा होगा। तो ये हमारे हाथ में है, हमें भी इसमें थोड़ा योगदान देना होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी 7th क्लास की ज्योग्राफी का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में सारे 6th to 12th एनसीईआरटी मिलने वाली है, हर सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।